एपिसोड 91। बात करने वाला योगिनी भी बहुत युवा है, दिखने में काफी सुंदर है और असाधारण विलासी स्वभाव का है। जब बाटन ने योगिनी को बात करते हुए सुना तो वह मुस्कुराया और बोला, पाट, एक जवान आदमी से परेशान क्यों हो? ये योगिनी भी अत्यंत शक्तिशाली है तथा इसमें 7वें स्तर की चरम साधना है। वह पैटर्न के बाद दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। ZQE पाइट ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं अपना गुस्सा एक जूनियर पर क्यों निकालूं? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। वरना अगर तुम सुनो कि वह 8वें स्तर के समुद्री राक्षस से कैसे बच निकला तो मुझे विश्वास नहीं होता कि वह वास्तव में अपनी ताकत से 8वें स्तर के समुद्री राक्षस से बच सकता है। जैसे ही ये शब्द निकले सभी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वे वास्तव में उत्सुक थे कि फैंग चेन पीछा किए जाने से कैसे बच निकला। ये देखकर फैंग चेन ने कहा, वास्तव में मैं केवल भाग्य से भागने में सक्षम था। मैं 8वें स्तर के समुद्री राक्षस द्वारा हमला करने वाला था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में प्रेम के देवता ने 8वें स्तर के समुद्री राक्षस को रोक दिया और मैंने भागने का अवसर लिया। जहां तक तत्काल भाला लेकर वापस आने की बात है तो स्वाभाविक रूप से वह उसे नहीं बताएगा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए। ऐसा लगता है कि प्रेम के देवता ने कार्रवाई की है। कोई आश्चर्य नहीं। पाइट ने गर्व से कहा, देखो, मैंने जो कहा वह सही है। ये बच्चा भाग्यशाली है। अगर प्रेम का देवता न आया होता तो यह मर गया होता। फैंग चेन ने खंडन नहीं किया, वह जो चाहे कह सकता था। वह प्रतिद्वंद्वी को अपने बैकअप मूव, इंस्टेंट गन, के बारे में सिर्फ दूसरे पक्ष को झुठलाने के लिए नहीं बताएगा। ये गलत है। बाटन ने कहा, भाग्य भी शक्ति का एक हिस्सा है। अगर नहीं तो साथी दाओवादी माए जीवित कैसे वापस आ सकती है? वास्तव में मैं प्रेम के देवता से ऐसे ही महत्वपूर्ण क्षण में मिला। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एक योगिनी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, लेकिन उसने जो कहा उसे पीटर की ठंडी नजरों का सामना करना पड़ा, जिससे वह डर गया और भीड़ में सिमट गया। जब अन्य कल्पित बॉनों ने ये देखा तो उन्होंने कुछ और कहने का साहस नहीं किया। आखिरकार दोनों पक्षों की ताकत वहां है। हालांकि वे फैंग चेन ये के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन इस समय दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इसी समय दो व्यक्ति हॉल के पीछे से अंदर आए। नेता एक मध्यम आयु वर्ग का मोटा योगिनी है जो दयालु दिखता है और उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। उसके पीछे एक आकर्षक योगिनी महिला थी जो अत्यंत सुंदर दिख रही थी, लंबी कद काठी की थी तथा अत्यंत आकर्षक कपड़े पहने हुए थी। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मध्यम आयु वर्ग का एक योगिनी व्यक्ति था। जब बाटन और अन्य लोगों ने उन दोनों को देखा तो सभी ने सलाम किया और कहा, मास्टर डैनी आइलैंड, मास्टर जैस्मीन। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से सबके पीछे जाकर सलामी दी। इन दोनों व्यक्तियों का साधना स्तर अत्यंत ऊंचा है तथा महिला का साधना स्तर ताओ के शिखर पर है। अधेड़ उम्र का आदमी और भी भयानक है। वह साधना में माहिर है और लिंगलू द्वीप का एकमात्र मास्टर है। डैनी मुस्कुराया और बोला, मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी क्या बात कर रहे थे। इससे मुझे खुशी होती है। द्वीप मास्टर, शायद आपको पता न हो कि हमारे लिंगलू द्वीप में बहुत प्रतिभा है। बाटन ने कहा। वह पतरस को नाराज करने से नहीं डरता था। हालांकि पीटर नाखुश था, फिर भी उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ओह, मुझे आश्चर्य है कि यह कौन है? डैनी और जैस्मीन और भी अधिक उत्सुक थे। यह मेरे बगल में खड़ी ताओवादी माई चेन है। बाटन ने फैंग चेन का परिचय कराया और फैंग चेन को वह सब कुछ भी बताया जो पहले हुआ था। नारे इसकी बात सुनकर वे दोनों काफी आश्चर्यचकित हुए और फैंग चेन को देखते रहे। फैंग चेन भी इस मामले में बहुत असहाय था। वह मूलतः कम प्रोफाइल रखना चाहते थे, लेकिन अब वह चाहकर भी कम प्रोफाइल नहीं रख सकते थे। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा लिंगलू द्वीप इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को आकर्षित करेगा। मैं बहुत निराश हूँ, डैनी ने कहा। आइलैंड मास्टर बहुत तारीफ करते हैं। मेरी किस्मत अच्छी है, फैंग चेन ने विनम्रता से कहा। भाग्य भी शक्ति का ही एक हिस्सा है। मेरा मानना है कि साथी दाओवादी माई के साथ जानवरों की लहर का प्रतिरोध करने की हमारी उम्मीद और अधिक बढ़ जाएगी। जानवरों के ज्वार की बात करते हुए सभी के भाव धीरे धीरे अधिक गंभीर हो गए। द्वीप स्वामी, जानवरों की यह बाढ़ क्या हो रही है और यह अचानक क्यों आ गई? बाटन ने पूछा। जानवरों की बाढ़ की बात करते हुए दयालु डैनी ने भी एक मजबूत अभिव्यक्ति दिखाई। हर कोई, ये राक्षसी ज्वार अत्यंत असामान्य है। इसका नेतृत्व 8वें स्तर के समुद्री राक्षस द्वारा किया जाता है। उसने फैंग चेन की ओर देखा और पूछा,
तुम्हें 8वें स्तर के समुद्री राक्षस का नाम पता होगा, है ना? मैंने प्रेम के देवता से सुना है कि समुद्री राक्षस का नाम ज़ूबेज़े है। फैंग चेन ने उत्तर दिया। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी लोग अचंभित रह गए। ये वही है। बाटल गंभीर दिखे। वह ज़ूबेज़ बहुत खतरनाक है और यह 8वें स्तर के राक्षसों में से एक है जो आंतरिक समुद्र को निशाना बना रहा है। इसकी शुरुआत कई जानवरों के ज्वार से हुई थी और यह अस्तित्व भी है जो दोनों रानियों को सबसे अधिक सिरदर्द का कारण बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार जब इसे लॉन्च किया जाता है तो यह हमारे कबीले को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इस बार मुझे डर है कि यह जीवन बर्बाद करने का एक और मौका होगा। ये बात कहते हुए सभी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। एकमात्र अच्छी बात यह है कि प्रेम के देवता ने ज़ूबेज़े को रोक दिया। ताज़ा समाचारों के अनुसार विशाल ज्वार कई समूहों में विभाजित हो गया है और सभी तरफ से द्वीपों पर हमला कर रहा है। 9 प्रमुख द्वीपों में से एक, दिल्ली द्वीप पर एक बड़े प्रचंड ज्वार का हमला होगा। हमारा लिंगलू द्वीप केवल उप तृतीयक प्रचंड ज्वार से पीड़ित है, इसलिए यह इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिली कि यह तो मात्र एक द्वितीयक पशु लहर थी। जानवर ज्वार को 5 स्तरों में विभाजित किया जाता है। पहले स्तर का जानवर ज्वार 8वीं स्तर के मोहिनी द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला जानवर ज्वार है। दूसरा स्तर समुद्री राक्षस के नेतृत्व में जानवरों का ज्वार है, जो मध्य से लेकर 7वें स्तर तक है। तीसरा स्तर जानवरों का ज्वार है जिसका नेतृत्व प्रारंभिक स्तर के साथ सायरन करेंगे और एक समय में केवल एक ही होगा। और ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में उनके पास एक मजबूत मास्टर होता है, इसलिए जानवरों की लहर का विरोध करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन कृपया लापरवाही न बरतें। हालांकि यह केवल लेवल 3 का जानवर ज्वार है, ये जानवर ज्वार अचानक है और इसका कोई संकेत नहीं है। सभी को अभी भी तैयार रहना चाहिए, डैनी ने चेतावनी दी। बाटल ने सिर हिलाया। चिंता मत करो द्वीप मास्टर, ये पहली बार नहीं है जब हमने भयंकर ज्वार का सामना किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इसकी गंभीरता को जानते हैं। अन्य लोगों ने भी वादा किया कि वे कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंकेंगे। डैनी को राहत महसूस हुई। पुरस्कारों के लिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। समुद्री राक्षस को मारकर प्राप्त की गई दानव गोलियां और राक्षस जानवर सामग्री न केवल इस बार लिंगलू द्वीप की खपत के लिए बनेगी, बल्कि बाकी भी ट्रॉफी होगी। आप कितना ले सकते हैं यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, उन्होंने कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, वहां उपस्थित सभी लोग हृदय से द्रवित हो गए। यद्यपि प्रत्येक पशु ज्वार भारी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यह अनगिनत दानव गोलियां और सामग्री भी लाएगा। लिंगलू द्वीप का अधिकतम 30% ही नष्ट हुआ है। हालांकि अन्य भिक्षु कुछ ले लेंगे, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी उनके जैसे उच्च स्तरीय भिक्षुओं के हाथों में चला जाएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जो द्वीप के मालिक डैनी के अलावा उन्हें सबसे शक्तिशाली बनाता है। इसके अलावा उपस्थित अधिकांश लोग लिंगलू द्वीप पर विभिन्न बलों के नेता हैं। जब जानवरों का ज्वार आएगा तो उनकी सेनाएं भी लड़ाई में शामिल होंगी और स्वाभाविक रूप से उन्हें और अधिक मिलेगा। ये देखकर कि सभी को कोई आपत्ति नहीं है, डैनी ने घोषणा की, ऐसी स्थिति में मैं आपकी जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना शुरू कर दूंगा। लिंगलू द्वीप में 6 संरचनाएं हैं। पहली 2 संरचनाएं निम्न स्तर के भिक्षुओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, इसलिए आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरी संरचना को 18 प्रारंभिक ताओवादी क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने उपस्थित 18 प्रारंभिक चरण के साधकों के नाम पढ़े, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां ठीक 18 प्रारंभिक चरण के साधक उपस्थित थे, लेकिन डैनी ने फैंग चेन को बाहर कर दिया और इसके बजाय एक नए साधक को चौथे स्तर के मजबूत पुरुषों को तीसरे स्तर के गठन की रक्षा करने दिया। डैनी ने सभी की शंकाओं को देखा और समझाया, चूंकि माई दाओयो उसी स्तर को तुरंत मार सकता है, इसलिए उसे मध्य स्तर की टीम से संबंधित होना चाहिए। और तीसरा गठन अधिक सुरक्षित होगा यदि प्रभारी एक मध्य स्तर का व्यक्ति हो। डैनी की बातें सुनकर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आखिर फैंग चेन में इतनी ताकत तो थी ही। केवल पीटर ने नाक भान सिकुड़ी और अपना असंतोष व्यक्त किया। लेकिन डैनी ने यही कहा था और उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। डैनी ने भी ऐसा दिखावा किया कि उसने सुना नहीं और आगे कहा, चौथा गठन निम्न से बना है। उन्होंने वहां उपस्थित सभी मध्यम स्तर के दिग्गजों की सूची पढ़ी और फैंग चेन उनमें से एक था। चौथे स्तर के गठन का अध्यक्ष एक बूढ़ा व्यक्ति है जो छठे स्तर के शिखर पर है। इस बूढ़े आदमी का नाम बोनी था। हालांकि अब उसे दाव दाव के अंतिम चरण में प्रवेश नहीं करना था, लेकिन वह अनुभवी था और स्वाभाविक रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी।
जहां तक 5 गुना गठन कानून की बात है, इसे दाव के बाद के चरण में मौजूद कुछ ही शक्तिशाली लोगों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जहां तक कमान की बात है, तो स्वाभाविक रूप से बाटन ही दाव के शिखर पर है। गठन का छठा स्तर अकेले डैनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेटअप करने के बाद डैनी ने कुछ और बातें कही जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी। साथ ही हमने इस बात पर भी चर्चा की कि किस प्रकार इस तीव्र ज्वार का बेहतर ढंग से प्रतिरोध किया जाए। बेशक भयंकर ज्वार का प्रतिरोध संरचनाओं से आता है, इसलिए चाहे हम इसके बारे में कुछ भी कहें, हम संरचनाओं के बिना नहीं कर सकते। दूसरी ओर फैंग चेन एक तरफ चुपचाप सुन रहा था। चर्चा 2 घंटे बाद समाप्त हो गई। डैनी ने गंभीरता से कहा, साथ ही ताओवादियों, ये समय पूरे लिंगलू द्वीप के अस्तित्व से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई एकजुट होकर इस राक्षसी ज्वार का विरोध करने के लिए सहयोग कर सकता है। चिंता मत करो द्वीप मास्टर, हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। सभी लोग बोल उठे। डैनी ने संतोष में सिर हिलाया। इसके बाद उनके लिए संरचना से परिचित होने का समय आया। फॉन्ग चेन लिंगलू द्वीप के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है, जो उस दिशा की ओर है जहां से तीव्र ज्वार आ रहा है। लेकिन डैनी के अनुसार जब जानवरों का ज्वार हमला करेगा तो वे सभी दिशाओं से द्वीप की ओर बढ़ेंगे। द्वीप के कमजोर बिंदु का पता लगाने के बाद वे अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। इसलिए चाहे आप कहीं भी हों, आपको इसे गंभीरता से लेना होगा। चौथे स्तर के गठन को नियंत्रित करना कठिन नहीं है और यह बमबारी गठन से बहुत अलग नहीं है। फैंग चेन और अन्य लोग प्रत्येक तोपखाने के किले के कमांडर की तरह हैं, जो जहां भी इशारा करते हैं वहां गोलीबारी करते हैं। बेशक इसके लिए मजबूत मानसिक समर्थन की आवश्यकता होती है। हालांकि यह हर जानवर के लिए एक समान है और ये दोनों पक्षों की सहनशक्ति की परीक्षा है। पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद फैंग चेन संरचना के केंद्र में पैर मोड़कर बैठ गया और द्वीप पर व्यस्त कल्पित बौनों को देखने लगा। रक्षात्मक उपाय अब लगभग तैयार हैं। द्वीप के लगभग सभी भिक्षु युद्ध में भाग लेने आए। आखिरकार ये पूरे द्वीप की सुरक्षा से जुड़ा था। द्वीप पर गश्त करने वाले गार्ड भी हैं, जो भिक्षुओं को अराजकता का फायदा उठाकर बुरे काम करने से रोकते हैं। पूरा द्वीप तनावपूर्ण माहौल में डूबा हुआ था और हर कोई गंभीर भाव में था और भयंकर ज्वार के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह इंतजार पूरे 1 दिन चला। फैंग चेन अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था और अचानक उसने अपनी आंखें खोली और दूर तक देखने लगा। फैंग चेन के आंखें खोलने के कुछ क्षण बाद अन्य लोगों को भी कुछ महसूस हुआ और उन्होंने भी उस ओर देखा। उसी समय घंटी फिर बजी और पूरे द्वीप पर माहौल अचानक अधिक तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि वे जानते हैं कि भयंकर लहर आने वाली है। धमाका! एक क्षण में एक ही समय में संरचनाओं की 6 परतें सक्रिय हो गईं, जो एक अवरोध की तरह लिंगलू द्वीप की रक्षा कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने इसे खोला, सभी ने पाया कि द्वीप के चारों ओर समुद्र का पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ ही सांसों में वह 30 फीट नीचे गिर गया। समुद्र का वह क्षेत्र जो पहले समुद्र के पानी से ढका हुआ था, साफ दिखाई देने लगा। समुद्र में कुछ मछलियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और खोखली समुद्री सतह पर फड़फड़ाती रहीं। ऐसा विचित्र दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। अचानक किसी ने ऊपर देखा और दूर तक देखा, लेकिन जब उन्होंने दूर से ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर भय छा गया। देखो, समुद्र, लहरें! सबने उस ओर देखा। दूर से मैंने देखा कि लगभग 80 मीटर ऊंची एक विशाल लहर बहुत तेज गति से यहाँ की ओर आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे ये पूरे द्वीप को निगल जाएगा। इस दृश्य को देखकर सामने खड़े भिक्षु इतने भयभीत हो गए कि एक एक करके पीछे हट गए। वे जानते थे कि एक बार समुद्र में फंस जाने पर उन्हें अनगिनत समुद्री राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। डरो मत, एक छोटी सी लहर हमें हिला नहीं सकती। डैनी की दमदार आवाज पूरे द्वीप में गूंज उठी, जिससे सभी लोग सहज हो गए। जल्द ही लहरें आईं। उन्होंने संरचना अवरोध को जोर से मारा। धमाका! लहरों ने तुरंत पूरे द्वीप को ढक लिया। उस पल सभी को ऐसा लगा जैसे वे समुद्र की गहराई में हों। सौभाग्य से लहरों के प्रहार के बावजूद द्वीप संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। लहरें तेजी से आती और जाती हैं। जब समुद्र की सतह पुनः शांत हो गई, तो दूर समुद्र का स्तर अंधकार में हो गया। गहरा समुद्र तो और भी अधिक अशांत है। हर कोई जानता था कि यह एक समुद्री राक्षस का हमला था। यद्यपि वे तैयार थे, फिर भी जब उन्होंने सायरन को अपनी ओर आते देखा तो सभी लोग भय से कांप उठे। वे सीवेज की तरह हैं, जहां भी जाते हैं, समुद्र के पानी को काला कर देते हैं।
जल्द ही लिंगलू द्वीप के आसपास का समुद्री पानी प्रदूषित हो गया और काला हो गया। फैंग चेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। देवताओं और राक्षसों की आंखों से उसने देखा कि न केवल समुद्र की सतह पर जलपरियां थीं, बल्कि गहरे समुद्र में भी अनगिनत जलपरियां थीं। ये बहुत बड़ी संख्या है, कम से कम 50 मिलियन से अधिक। ये वो संख्या है जिसे फैंग चेन देख सकता है, और वह नहीं जानता कि पीछे कितनी संख्याएं हैं। यद्यपि वह तैयार था, फिर भी उसके सामने जो दृश्य था, उससे वह बहुत स्तब्ध था। सायरन ने तुरंत हमला नहीं किया, और उनमें से एक ने भी आवाज नहीं की। उनकी ठंडी आंखें लिंगलू द्वीप को घूर रही थीं, मानो वे अगले ही पल पूरे द्वीप को निगल जाएंगी। ऐसी शांत मोहिनी का सामना करते हुए कल्पित बौने कांप उठे। अतीत में सायरन अत्यंत भयंकर होते थे और लगातार गर्जना करते थे, लेकिन इस बार वहां असामान्य रूप से शांति थी, इतनी शांति कि थोड़ा डरावना लग रहा था। डैनी की आवाज फिर से गूंजी, हर कोई चिंता मत करो, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन समुद्री जलपरियों को लेवल 7 के राक्षस नियंत्रित कर रहे हैं। जब तक हर कोई मेरे आदेशों का पालन करता है, तब तक इन समुद्री जलपरियों का विरोध करना आसान होगा। द्वीप स्वामी के शब्दों से सभी कल्पित बौनों को राहत महसूस हुई। उनका ये भी मानना था कि द्वीप का मालिक उन्हें जीत की ओर ले जाने में सक्षम होगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस समय डैनियन के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। ये जानवरों के झुंड का विरोध करने का उनका पहला अवसर नहीं था, लेकिन इस तरह के अजीब दृश्य का सामना करना भी उनका पहला अवसर था। द्वीप मास्टर, ये राक्षसी ज्वार अत्यंत जटिल प्रतीत होता है। जैस्मिन ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ये पहली बार नहीं था जब उसने जानवरों जैसी लहरों का सामना किया था। डैनी ने कहा, चाहे ये कितना भी अजीब क्यों न हो, बस इसे ब्लॉक कर दो। ज्यादा सोचना बेकार है, बस थोड़ा सावधान रहो। हाँ, चमेली ने सिर हिलाया। जब तक आप जानवरों के ज्वार के हमलों का सामना कर सकते हैं, चाहे प्रतिद्वंद्वी कोई भी चाल चले, ये बेकार होगा। इस समय कल्पित बौने और जलपरी दोनों बहुत शांत थे, लेकिन ये शांति अधिक देर तक नहीं रही, क्योंकि इसके साथ ही सायरन टाइप के पीछे से एक लंबी चीख भी आई। आगे चल रही जलपरी हताश होकर लिंगलू द्वीप की ओर दौड़ी। युद्ध शुरू हो जाए, डैनी ने दहाड़ लगाई, जो आकाश और पृथ्वी तक गूंज उठी। एक पल में पहली और दूसरी संरचनाएं जगमगा उठीं। अनगिनत जादुई शक्तियों ने समुद्री राक्षस पर तूफान की तरह हमला किया। यद्यपि गठन के पहले और दूसरे स्तर में बड़ी संख्या में जनजात क्षेत्र साधक शामिल हैं, लेकिन उनके पास अधिक कल्पित बौने होने का लाभ है, और उनकी जादुई शक्तियों को संरचना द्वारा एक में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जिससे यह एक ऐसे हमले में बदल जाएगा जो सायरन के लिए बेहद घातक है। सायरन के समूह में गिरने से भी बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सामने से भाग रहे राक्षस सभी तीसरे स्तर के राक्षस हैं। यद्यपि उनकी लड़ने की शक्ति कम है, फिर भी उनकी संख्या अधिक है। एक समूह के समाप्त होने के बाद दूसरे समूह को उसका स्थान लेने में अधिक समय नहीं लगता। जल्द ही वे पहले अवरोध की ओर दौड़े और उसे पागलों की तरह काटने लगे। लेकिन 6 प्रमुख संरचनाओं का नाम यूं ही नहीं रखा गया है। चाहे ये समुद्री राक्षस कितना भी काटे और फाड़े, वे संरचना को जरा भी हिला नहीं सकते। कल्पित बौनों के हमले कभी नहीं रुके। जल्द ही संरचना के सामने लाशों की एक मोटी दीवार बन गई, और समय के एक धूपबत्ती में ये 10 मीटर ऊंची हो गई। अपने साथी की मौत से जलपरी डरी नहीं, बल्कि और अधिक उत्तेजित और क्रूर हो गई और लिंगलू द्वीप की ओर दौड़ पड़ी। ये दृश्य देखकर फैंग चेन भयभीत हो गया। इस समय लिंगलू द्वीप के आसपास का समुद्री क्षेत्र रक्त लाल हो गया है। ये खून का समुद्र जैसा था, और ये लगातार चारों ओर फैल रहा था। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब आसपास का कई मील तक का समुद्री क्षेत्र रक्त लाल रंग में रंग जाएगा। अरे भाई माए, क्या आप हैरान हैं? इसी समय पैटर्न की आवाज आई। फैंग चेन ने देखा तो पता चला कि पैटर्न किसी समय वहां आया था। साथ ही दाववादी मुख्य संरचना के केंद्र की रखवाली कर रहे हैं। इस समय आपके लिए इधर उधर भटकना उचित नहीं होगा, फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बाटल ने अपना हाथ लहराया और कहा, चिंता मत करो। प्रारंभिक चरण में जानवरों की ज्वार मूल रूप से स्तर 3 राक्षसों का चार्ज है। उद्देश्य बहुत सरल है, अर्थात हमारी ऊर्जा और ऊर्जा का उपभोग करना। इसलिए शुरुआत में कार्रवाई करने की हमारी बारी नहीं है। जब तक हम चौथे गठन को नहीं छोड़ते, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने जानवरों की लहर को देखा और भावुक होकर कहा, वास्तव में इसे केवल एक छोटी जानवर की लहर ही माना जा सकता है, जो हजारों साल पहले की जानवर की लहर से कहीं कम भयानक है। ओह, हजारों वर्षों का जंगली ज्वार? फैंग चेन ने उत्सुकता से पूछा।
उन्हें पुस्तकों में दर्ज अभिलेखों के माध्यम से भी उस युद्ध के बारे में पता था। हालांकि भयंकर ज्वार का वर्णन अत्यंत अस्पष्ट था और उसे विस्तृत जानकारी नहीं थी। हम केवल इतना जानते हैं कि उस युद्ध के बाद एल्व्स ने अंतर्देशीय समुद्र पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। तुम अभी भी युवा हो, इसलिए ये सामान्य बात है कि तुम्हें पता नहीं है। वह लड़ाई जानवरों की सबसे बड़ी लहर थी जिसका कल्पित बौने ने कभी अनुभव किया था। उस भयंकर ज्वार ने कल्पित बौनों को मुख्य द्वीप के अलावा अन्य द्वीपों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और लगभग आधे कल्पित बौने उस भयंकर ज्वार में मर गए। आधे से अधिक अंतर्देशीय समुद्र रक्त लाल रंग में रंग गया था तथा इसे धीरे धीरे लुप्त होने में पूरे 10 वर्ष लग गए। हालांकि उस युद्ध से प्राप्त बड़ी मात्रा में दानव गोलियों और समुद्री राक्षस सामग्रियों पर भरोसा करते हुए मेरे कल्पित बौने धीरे धीरे मजबूत हो गए और उन्होंने मजबूत पैर जमा लिए। ये जानवरों का ज्वार वास्तव में मेरे कल्पित बौनों के लिए एक दोधारी तलवार है। यदि तुम सफल होगे तो तुम्हारा वंश समृद्ध होगा, यदि तुम असफल होगे तो तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। पैटर्न रोड। फैंग चेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर पूछा, वरिष्ठ, मेरे पास वास्तव में एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है और मैं आपसे 1 या 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। बाटन ने सिर हिलाया और कहा, आप कहिए। फैंग चेन ने कहा, एल्व्स और रॉकहॉर्न्स दोनों बुद्धिमान जनजातियां हैं। वे दोनों क्षेत्रों में राक्षसों की आपदा का सामना करने के लिए एकजुट क्यों नहीं होते? कल्पित बौने सायरन से प्रभावित थे और रॉकहॉर्न को चट्टानी जानवरों से नुकसान पहुंचा था। तार्किक रूप से कहें तो दोनों ही बुद्धिमान प्राणी हैं और उन्हें एकजुट होना चाहिए, लेकिन वे एक दूसरे को मारना चाहते थे, जिससे फैंग चेन उलझन में पड़ गया। क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हें नहीं बताया? बाटन ने पूछा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मैंने पूछा था, लेकिन मास्टर सिर्फ मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। उसका कोई स्वामी नहीं है, यही सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। निश्चित रूप से बाटन को इसमें कोई संदेह नहीं था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपके स्वामी का आपको न बताना सामान्य बात है। आखिरकार ये जानने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन चूंकि तुमने पूछा है तो तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा, डायमंसी रॉक लोअर क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, लेकिन यह वास्तव में एक क्षेत्र है। कम से कम यह एक क्षेत्र हुआ करता था और इसका एक हिस्सा समुद्र था और एक हिस्सा भूमि थी। यह आज के डायमंसी रॉक लोअर क्षेत्र की तरह नहीं है, जहाँ जो लोग सूखे हैं वे सूखे से मर जाएंगे और जो लोग गीले हैं वे बाढ़ से मर जाएंगे। अफवाह है कि यह एक प्राणी है जिसने बलपूर्वक 2 क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ऐसा लगता है कि यह प्राणी इस डोमेन पर कुछ शोध करने की योजना बना रहा है। उन्हें अलग करने के बाद उसने 2 डोमेन के कोर बनाए। जब तक कोर एकजुट हैं, उन्हें एक डोमेन में जोड़ा जा सकता है और इसे एक परिपूर्ण डोमेन में बहाल किया जा सकता है। फैंग चेन ने पूछा, जिशिन कहाँ है? पैटर्न ने कहा, अफवाह है कि ये दोनों कुलों के शीर्ष नेताओं के हाथ में है, लेकिन कौन जानता है कि यह सच है या नहीं। चूंकि यह आत्मा सागर क्षेत्र के लोगों के हाथों में है, तो दोनों कबीले क्षेत्र हृदय को निकालकर एक में क्यों नहीं मिला देते? फैंग चेन ने फिर पूछा। बाटन मुस्कुराए और बोले, वास्तव में मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? फैंग चेन एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, एक पहाड़ में 2 बाघों के लिए जगह नहीं है। सही। बाटन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन एक और कारण है। यह अफवाह है कि दुनिया और दिल की एकता मेजबान की इच्छाओं के अनुसार नए डोमेन को बदल सकती है। मेरे कल्पित बौने स्वाभाविक रूप से हर जगह जंगल चाहते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में लकड़ी जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा हो, और रॉकहॉर्न जनजाति विशाल भूमि और प्रचुर मात्रा में पृथ्वी जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा चाहती है। इसके अलावा कोई भी पक्ष दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी मुट्ठी अधिक मजबूत है। पैटर्न का स्पष्टीकरण सुनने के बाद फैंग चेन के सवालों का अंततः जवाब मिल गया। ऐसा लगता है कि इन दोनों जनजातियों के भाग्य में शांति नहीं है। धमाका। इस समय सायरन का हमला अधिक भयंकर हो गया और 4थे स्तर का राक्षस भी लड़ाई में शामिल हो गया। तुरंत ही संरचना की पहली परत हिलने लगी और खतरे में पड़ गई। ये देखकर बाटन ने कहा, ठीक है, चलो बातचीत बंद करें। सायरन के हमले की दूसरी लहर आने वाली है और मुझे वापस जाना चाहिए। फैंग चेन ने सिर झुकाकर कहा, मेरे संदेह दूर करने के लिए धन्यवाद, साथी ताओवादी। बाटन ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं करना है, बस सामान्य बातचीत करनी है, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह हाँ, भट्टी में गुप्त क्षेत्र 3 साल में खोला जाएगा। मुझे यकीन है कि आप रुचि लेंगे।
यदि आप तैयार हैं तो हम सहयोग कर सकते हैं और एक साथ खजाने की खोज कर सकते हैं। तुम्हें अब मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। जानवरों का ज्वार खत्म होने के बाद मुझसे बात करने में बहुत देर नहीं होगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वहां से चली गई और मुख्य समूह के केंद्र में वापस आ गई। भट्टी में गुप्त क्षेत्र। फैंग चेन उलझन में था क्योंकि उसने इस गुप्त क्षेत्र के बारे में कभी नहीं सुना था। जहां तक सहयोग की बात है तो उन्होंने बिना सोचे समझे इसे अस्वीकार कर दिया। ये व्यक्ति दयालु लग रहा था, लेकिन उसे उदास महसूस हो रहा था। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अत्यंत विनम्र हो तथा जिसे आसानी से करीबी दोस्त या भरोसेमंद नहीं बनाया जा सके। इस समय एक आवाज सुनाई दी, साथ ही दाववादी माए, आपको आत्मा बाटन से सावधान रहना चाहिए। हालांकि वह बहुत दयालु दिखता है, वह वास्तव में एक भयावह और चालाक आत्मा है। उस पर आसानी से भरोसा मत करो। यह आवाज नारिस से आई थी। वह फैंग चेन के दाहिनी ओर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने ये दृश्य देखा। फैंग चेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने चुपके से जवाब दिया, धन्यवाद। ये देखकर कि फैंग चेन ने उसकी बात सुनी, नेलियस ने मन ही मन राहत की सांस ली। भयंकर ज्वार जारी रहा और भी अधिक उग्रता के साथ प्रथम संरचना की ओर बढ़ा। अंततः द्वीप के चारों ओर 10 फीट समुद्र को पुनः प्राप्त करने के बाद संरचना की पहली परत टूटने लगी। पीछे हटना। डैनी की जोरदार दहाड़ गूंजी। प्रथम समूह के निम्न स्तर के भिक्षु एक के बाद एक पीछे हट गए। इसी समय पहला गठन भी इसी क्षण टूट गया। कुछ धीमे भिक्षुओं को झुंड में आ रहे समुद्री राक्षसों ने पकड़ लिया। उन्हें पागलों की तरह काटा गया। आह, मेरी मदद करो, द्वीप स्वामी, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। वे द्वीप पर मौजूद ताकतवर लोगों से मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन द्वीप पर मौजूद ताकतवर लोग उदासीन बने रहे और देखते रहे कि कैसे इन भिक्षुओं को समुद्री राक्षस निगल रहा है। जो भिक्षु बचकर दूसरे समूह में वापस आ गए, वे बहुत आभारी थे। वह अपने साथियों के सायरन की चपेट में आने पर बहुत खुश हुआ। जानवरों के ज्वार में निश्चित रूप से लोग हताहत होंगे और उनके बलिदान से उनके बचने की संभावना बढ़ जाएगी। जहां तक तथाकथित जितने अधिक लोग होंगे उतना बेहतर होगा का प्रश्न है। ये निम्न स्तर के साधक केवल प्रथम स्तर पर एक छोटी सी भूमिका ही निभा सकते हैं। टकराना। जैसे ही पहली परत टूटी, समुद्री राक्षस दूसरी परत के सामने आ गया। जो लोग दूसरे स्तर पर बैठते हैं वे सभी झोंग युआन क्षेत्र के साधक हैं। प्रथम स्तर के जन्मजात साधकों की तुलना में वे अधिक व्यवस्थित हैं और उनकी गति और भी अधिक प्रचंड है। गठन स्थापित करें। नेता द्वीप के मालिक का बेटा था जो अभी अभी रास्ता पूछने के लिए क्षेत्र में आया था। उसने गठन का झंडा थाम रखा था और गठन को नियंत्रित कर रहा था। उनके आदेश के तहत सभी झोंग युआन क्षेत्र के साधकों ने मुहरें बनाई और गठन में प्रवेश किया। अचानक दूसरा समूह चमक उठा। उसी समय प्रकाश की किरणें अनगिनत तीखे ब्लेडों में बदल गईं। उन्होंने समुद्री राक्षसों के झुंड पर हमला कर दिया। जहां भी ब्लेड गुजरा, सायरन आधे टुकड़ों में कट गए। ये ब्लेड अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और धीरे धीरे विलुप्त होने से पहले कम से कम 2 सायरन को बुझा सकते हैं। इस समय अत्यंत भयंकर आक्रमण पर अंकुश लगा दिया गया, लेकिन इससे पहले कि कल्पित बौने राहत की सांस ले पाते, उन्होंने दूर से पानी के कई स्तंभों को आते देखा जो दूसरी परत के निर्माण अवरोध पर बमबारी कर रहे थे। संरचना अचानक थोड़ा हिल गई। यद्यपि यह टूटा नहीं, फिर भी संरचना के दूसरे स्तर पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ये देखकर फैंग चेन ने दूर तक देखा, लेकिन समुद्र में कहीं समुद्री राक्षसों की एक पूरी कतार थी। वे सभी लेवल 4 के थे। उनकी संख्या लगभग 1000 थी। ये समुद्री राक्षस कछुए जैसे दिखते हैं, जिनकी पूंछ बहुत लंबी होती है। उनके कछुए जैसे सिर पानी में पीछे की ओर मुड़े रहते हैं और लगातार समुद्र के पानी को निगलते रहते हैं, जो भयानक पानी के स्तंभों में बदल जाता है जो उनकी पूंछ से बाहर निकलते हैं और संरचना पर बमबारी करते हैं। जल्द ही उन्होंने सफलतापूर्वक ऊर्जा एकत्रित की और दूसरी लहर शुरू कर दी। लेकिन इस बार दूसरे स्तर के कल्पित बौने पहले से ही तैयार थे और वे सभी पानी के स्तंभ पर वार करने के लिए हल्के ब्लेड के साथ बाहर निकले। इससे अधिकांश भाग अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जल स्तंभ अवरोध पर गिरते हैं। जानवरों का ज्वार जारी है। लड़ाई के साथ लिंगलू द्वीप का क्षेत्र भी बड़ा हो गया। इस क्षेत्र का लगभग पूरा भाग जलपरियों की लाशों से बना है तथा द्वीप के चारों ओर का समुद्री पानी पहले ही रक्त लाल हो चुका है। सायरन लगातार बजते रहे और अब भी वे अनवरत बज रहे हैं। फैंग चेन को थोड़ा झटका लगा। ये तो केवल जानवरों के ज्वार का तीसरा स्तर है,
पहला और दूसरा स्तर कितना भयानक होगा। टकराना। ये भीषण ज्वार पूरे 3 दिनों तक जारी रहा तथा संरचना का दूसरा स्तर वास्तव में मजबूत और शक्तिशाली था। लेकिन सायरन के बार बार हमलों के कारण इसमें थकावट के लक्षण दिखने लगे, ये सिकुड़ने लगा और इसकी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। इस संरचना में कल्पित बॉनों की खपत भी बहुत अधिक रही है। यद्यपि वे बारी बारी से गोलियां ले रहे थे, तथापि गोलियों से उनकी आध्यात्मिक शक्ति शीघ्रता से पुनः प्राप्त नहीं हो रही थी। लेकिन इस उच्च प्रकोप की स्थिति में मैं अभी भी रुक नहीं सकता। जब द्वीप के मालिक डैनी ने ये देखा तो उन्हें पता चल गया कि संरचना का दूसरा स्तर अब और टिक नहीं सकेगा। उसने अपना हाथ उठाया और उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। दूसरे मुख्य गठन में योगिनी ने आदेश प्राप्त किया और अपने हाथों में गठन के झंडे बदल दिए। अचानक दूसरे समूह के कल्पित बॉनों को आदेश मिला, उन्होंने हमला करना बंद कर दिया और एक के बाद एक मुहरें बना ली। इस विराम ने तुरंत जलपरी और अन्य को मौका दे दिया। वे फॉर्मेशन बैरियर की ओर दौड़े और या तो उसे काट लिया या फिर उसे पकड़ लिया। पहले से ही अस्थिर अवरोध बेतहाशा हिल रहा था, मानो वह किसी भी समय टूट जाएगा। स्नैप! एक निश्चित स्थान अचानक टूट गया और एक समुद्री राक्षस उसमें घुस गया तथा वहां मौजूद योगिनी को काट लिया। उन कल्पित बॉनों के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें समुद्री राक्षस ने काट लिया और निगल लिया। उसके आसपास खड़े अन्य कल्पित बॉनों ने जब ये देखा तो उनके हाव भाव बदल गए, लेकिन भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जलपरी की पूंछ से कई लोग मौके पर ही मारे गए। अन्य जलपरियां अंतराल से अंदर आ गईं और अन्य कल्पित बॉनों को काटना शुरू कर दिया। लेकिन मुख्य सरनी योगिनी इसके प्रति उदासीन रही। वे जलपरियां पागलों की तरह कल्पित बॉनों को खा रही थीं। सौभाग्यवश कुछ सांसों के बाद मुख्य संरचना के योगिनी के हाथ में लगा झंडा गिर गया। सभी कल्पित बॉने जोर से चिल्लाए। दूसरा गठन तुरंत टूट गया। टुकड़े प्रकाश के एक चक्र में बदल गए और द्वीप के बाहर की ओर बढ़ गए। समुद्री राक्षस जो संरचना में घुस गए थे, वे छिद से कट गए, आधे में टूट गए और छिद तेजी से परिधि की ओर फैलता है। जो समुद्री राक्षस हमला कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अगर आप इसे छूते हैं तो आप मर जाएंगे। एक पल में दर्जनों फीट की परिधि वाला समुद्री राक्षस इस प्रकाश के घेरे में बह गया। वे सभी आधे में कट गए। योगिनी भिक्षुओं ने भी इस अवसर का लाभ उठाकर संरचना के तीसरे स्तर में भाग निकले, लेकिन उन्होंने संरचना के पहले स्तर में प्रवेश करने के समान जनहानि नहीं की। दिलचस्प! टुकड़ों में गिरे क्रैकन के शरीर को देखकर फैंगचेन प्रशंसा से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि इस प्रहार से केवल निम्न स्तर के समुद्री राक्षस ही मारे गए, लेकिन मौतों की संख्या बहुत अधिक थी और इसने समुद्री राक्षसों को एक निश्चित झटका भी दिया। सचमुच, समुद्री राक्षसों को अचानक अपने हमले को स्थगित करने और 10 मील से अधिक दूर समुद्र में वापस जाने का आदेश मिला। ये दृश्य देखकर लिंगलू द्वीप के सभी भिक्षुओं ने राहत की सांस ली। आराम मत करो, उन्होंने हमला करना बंद नहीं किया है, बल्कि जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अगला हमला और भी भयंकर होगा। जिन्हें आराम की जरूरत है, वे जल्दी से आराम करें और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। डैनी के शब्द आसमान से आए। ये सुनकर सभी के दिल की धड़कनें जो अभी अभी शांत हुई थीं, फिर से कस गईं। हाँ, द्वीप मास्टर, वे एक एक करके सहमत हुए और तुरंत कार्रवाई की। जो भिक्षु अभी अभी ठीक हुए थे, वे समूह के सामने समुद्री राक्षसों के शवों को साफ कर रहे थे या ले जा रहे थे तथा राक्षसी गोलियां एकत्र कर रहे थे। सभी कल्पित बौने व्यस्त रहने लगे और किसी को भी आलसी होने का साहस नहीं हुआ। यह उसके अपने जीवन के बारे में है और उसके ऊपर के द्वीप का मालिक डैनी अभी भी यह सब देख रहा है। फैंगचेन और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से समुद्री राक्षस के अचानक हमले के खिलाफ चेतावनी देते रहे। इसी तरह देखते ही देखते आधा दिन बीत गया। जैसे ही रात होती है, चांदनी खून के समुद्र पर चमकती है, जिससे पूरे दिन आसमान खून से लाल रहता है। उनके चारों ओर खून की गंध बहुत तेज थी, लेकिन इसका कल्पित बौनों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा और वे पूरी तरह से इसके आदी हो चुके थे। धमाका! जो लहरें अचानक शांत हो गई थीं, वे पुनः टकराने लगी और वे सभी लाल हो गईं। फैंगचेन, जिसकी आंखें बंद थीं, ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। आक्रमण का अगला दौर आ रहा है। निश्चित रूप से समुद्री राक्षस समूह में लाल रंग की आंखों के अनगिनत जोड़े अचानक दिखाई दिए, जो इस तरफ घूर रहे थे। यह एक रक्त भेड़िया शार्क है, किसी ने भयभीत होकर चिल्लाया। फैंगचेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। वह जानता था कि यह रक्त भेड़िया शार्क एक रात्रिचर समुद्री राक्षस था। जब रात होगी तो वे पागल हो जाएंगे
और उनकी ताकत और गति में बहुत सुधार होगा। ये समुद्री राक्षस है जिसका सामना निम्न स्तर के भिक्षु कम से कम करना चाहते हैं। गठन का तीसरा स्तर, सक्रिय करें। अचानक डैनी की आवाज दिमाग में आई। तीसरे स्तर के गठन को नियंत्रित करने वाले कल्पित बौने हमेशा तैयार रहते हैं और जैसे ही वे क्रैकन को कोई परिवर्तन करते देखते हैं वे तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। टकराना। गठन की तीसरी परत जल्दी से सक्रिय हो जाती है। पहली दो परतों से भिन्न तीसरी परत में कोहरे की एक अतिरिक्त परत होती है। जब ब्लड वुल्फ शार्क उस पर झपटा तो वो तुरंत गायब हो गया, लेकिन अगले ही पल उसमें से तलवार की किरणें फूट पड़ी और अचानक उसमें से रक्त भेड़िया शार्क की चीखें आने लगीं। यद्यपि रक्त भेड़िया शार्क क्रूर है, ये हमला करने और मारने में अच्छा है। यद्यपि समूह का हमला चमत्कारिक था, लेकिन गठन के संरक्षण में ये थोड़ा असहनीय लग रहा था। इस बिंदु से ये देखा जा सकता है कि दानव समूह को नियंत्रित करने वाले 7वें स्तर के मोहिनी का आईक्यू बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये सामान्य बात है। राक्षस के पास दो रास्ते हैं, पशुकरण, शैतानीकरण। पशु रूपांतरण का अर्थ है एक शुद्ध भौतिक शरीर लेना और पशु शरीर को तब तक लगातार मजबूत करना जब तक कि वह अपने चरम पर न पहुंच जाए। यद्यपि इस विधि से राक्षस की आईक्यू कम हो जाएगी, परंतु इसकी युद्ध प्रभावशीलता अत्यंत शक्तिशाली होगी। राक्षसीकरण परिवर्तन का एक रूप है। ये ताओवादी अभ्यास करेगा और अंततः मानव रूप में रूपांतरित हो जाएगा, मानव जाति की तरह ताओ का अभ्यास करेगा। आप ताओ, अभ्यास और धर्म को समझ सकते हैं, हालांकि बहुत कम राक्षस हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं। आखिरकार अधिकांश राक्षस जानवर स्वयं अभ्यास करने का चुनाव नहीं कर सकते हैं और वे अभ्यास जारी रखते हुए पशु मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। केवल अच्छे भाग्य या उच्च बुद्धि वाले कुछ राक्षसों के पास ही अपना विकल्प होगा। जहां तक सुनहरे अंडों की बात है, वे राक्षसों से भिन्न हैं। यह एक पवित्र जानवर है और इसके जन्म से ही इसके पूर्वजों ने इसका मार्ग प्रशस्त किया है। ये पूरे रास्ते बिना किसी बाधा के चलता रहा और अंततः एक संत बन गया। और यह समुद्री राक्षस जो जानवरों के ज्वार को नियंत्रित करता है, स्पष्ट रूप से उच्च आईक्यू वाला नहीं है, इसलिए इसे जानवरों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस मामले में फैंग चेन को थोड़ा आराम महसूस हुआ। वह चालाक क्रैकेन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली क्रैकेन का सामना करना पसंद करेगा। आखिरकार बाद वाले के पास उच्च आईक्यू है और वह लिंग्यू द्वीप पर हमला करने के लिए क्रैकेन झुंड का उपयोग भी कर सकता है। अब फैंग चेन को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वहां कितनी सायरन है। यदि पर्याप्त सायरन हो तो प्रतिद्वंद्वी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वे उनका प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। धमाका। ये देखते हुए कि रक्त भेड़िया शार्क प्रभावी नहीं थे, प्रतिद्वंद्वी ने बस परीक्षण करना बंद कर दिया और सीधे जानवरों को फिर से समूहों में हमला करने दिया। उग्र जानवरों की लहर फिर से हमला करती है। इस बार सायरन का स्तर ऊंचा और अधिक भयंकर है, मात्रा भी अधिक है। इसके कारण निम्न स्तर के राक्षसों ने हमला करना बंद नहीं किया, बल्कि उच्च स्तर के राक्षसों द्वारा उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक समुद्री राक्षस संरचना की ओर बढ़ सके और संरचना को अधिक नुकसान पहुंचा सके। लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्होंने प्रारंभिक चरण में मजबूत लोगों द्वारा नियंत्रित संरचनाओं को कम करके आंका था। तीसरे गठन का हमला अब एकल नहीं है। कई ताओवादी क्षेत्र भिक्षुओं के नियंत्रण के अलावा पिछले झोंग युआन जियानजुन क्षेत्र भिक्षु भी गठन में शामिल हो गए, जिससे आध्यात्मिक शक्ति की एक स्थिर धारा प्रदान हुई। और ये ताओवादी क्षेत्र इन आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग संरचनाओं का उपयोग करके अधिक प्रभावी हमले करने के लिए करते हैं। प्रत्येक हमला समुद्री राक्षस को भारी क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन समुद्री राक्षसों का ये समूह पिछले स्तर 3 या 4 का नहीं, बल्कि स्तर 5 का समुद्री राक्षस है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद उनके पास लंबी दूरी के हमले और रक्त संबंधी जादुई शक्तियां भी होती हैं। उनमें से प्रत्येक ने भयंकर विस्फोट किया, जिससे लोग भयभीत हो गए। विशेष रूप से समुद्री राक्षस जो लंबी दूरी के हमलों से जागृत थे, उन्होंने अवरोध पर पागलपन से बमबारी की। हालांकि तीसरा अवरोध पहले 2 अवरोधों की तुलना में बहुत मोटा है। हालांकि इन समुद्री राक्षसों के हमले अवरोध पर पड़े और अवरोध को थोड़ा हिला दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्होंने बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया। इस तरह दोनों पक्ष पुनः संतुलन में आ गए और परिणाम पुनः अप्रत्याशित हो गया। फैंग चेन ने समुद्री राक्षसों के पीछे देखा और जानवरों की लहर अभी भी अंतहीन थी और वह अंत नहीं देख सका। इससे वह थोड़ा चिंतित हो गया। यद्यपि उसने तुरुप का पत्ता तैयार कर लिया था, लेकिन ये गारंटी देना कठिन था कि वह सचमुच जानवर की खोज से बच सकेगा। एक बार पता चल जाने पर वह मर जाएगा।
इसके अलावा पिछले स्तर 8 समुद्री राक्षस ने किसी कारण से उसे निशाना बनाया था। यदि संभव हो तो वह नहीं चाहता था कि लिंगलू द्वीप टूट जाए। साथ ही दाववादी माए, कृपया निश्चिंत रहें। इस समय पैटन की आवाज फिर से सुनाई दी। उन्होंने कहा, संरचनाओं की पहली 4 परतें मूल रूप से समुद्री राक्षसों को प्रारंभिक अवस्था में भस्म करने के लिए उपयोग की जाती हैं और असली हत्यारा दूसरी परत में है। यदि यह संरचनाओं की दूसरी परत की बात आती है तो स्तर 7 समुद्री राक्षस अभी भी प्रकट होने के लिए तैयार नहीं है। फैंग चेन ने पूछा। बाटल ने आह भरते हुए कहा, तब तो मुझे डर है कि हमें यहीं रहना पड़ेगा। एक बार 7वें स्तर का सायरन प्रकट हो जाए तो ये जानवरों की बाढ़ का अंतिम प्रकोप होगा। परिणाम इसी समय तय किया जाएगा। लेकिन यदि 6ठे स्तर के गठन के बाद 7वें स्तर का सायरन प्रकट नहीं हुआ है, तब लिंगलू द्वीप पर भी अतिक्रमण होने की पूरी संभावना है। बाटल ने पुनः कहा, इसलिए हमें अधिक सायरन का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि जीतने की संभावना अधिक हो सके। फैंग चेन ने धीरे से सिर हिलाया। 6 स्तरीय संरचना की प्रत्येक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका प्रतिरोध किया जा सकता है या नहीं, यह न केवल 6ठे स्तरीय संरचना पर निर्भर करता है, बल्कि सभी के पिछले प्रयासों पर भी निर्भर करता है। टकराना। अचानक कई लेजर अचानक आसमान से आसमान में गिरे। इसने सबसे ऊपरी अवरोधक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे संरचना हिंसक रूप से हिलने लगी। फैंग चेन दंग रह गया और आसमान की ओर देखने लगा। लेकिन उसने देखा कि सैकड़ों विशाल पंखधारी मछलियां किसी समय सैकड़ों फीट ऊंचे लिंगलू द्वीप पर आ रही थीं और लगातार अवरोध पर हमला कर रही थीं। इसके अलावा समुद्र के चारों ओर अचानक कई मानव आकार के जलपरी दिखाई दिए। उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए अपने हाथों में बड़े बड़े गोले थाम रखे थे। धीरे धीरे वे लिंगलू द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। खोल लोहे के समान कठोर और अत्यधिक भारी था। सरली हमला उस पर पड़ा, लेकिन वह सीधे तौर पर उसे तोड़ नहीं सका, बस उसे कुछ कदम पीछे कर दिया। इन मानवरूपी सायरन के पीछे कई सायरन थे जो धीरे धीरे लिंगलू द्वीप की ओर बढ़ रहे थे। दूर दूर तक कई सुपर लॉन्ग रेंज सायरन लगातार बज रहे थे, जैसे बारिश की बूंदें बैरियर से टकरा रही हों। एक क्षण के लिए सायरन के हमले का तरीका बदल गया और वह एक सेना की तरह हो गया। अचानक हुए इस परिवर्तन से लिंगलू द्वीप के कल्पित बौने घबरा गए। उनके हमले भी कमजोर पड़ने लगे। तीसरे स्तर की सरनी हिंसक रूप से हिल गई और मंद हो गई। ये खतरे में था। ये दृश्य देखकर फैंग चेन की भौहें तन गईं। सायरन के हमले के पैटर्न में अचानक परिवर्तन से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जगह किसी और ने कमान संभाल ली हो। क्या हो रहा है? वह लेवल 7 सायरन अचानक अधिक बुद्धिमान क्यों हो गया है? ये ब्लड वुल्फ शार्क के पिछले हमले से पूरी तरह अलग है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछला हमला लेवल 7 सायरन की एक चाल मात्र था, तथा ये वास्तविक हमला था जिसकी वह तैयारी कर रहा था। घबराएं नहीं, मुख्य दल में उपस्थित आध्यात्मिक आत्मा ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? द्वीप स्वामी हमारे ठीक पीछे है। हमें एक समुद्री राक्षस से क्यों डरना चाहिए? तुम सभी को मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए। द्वीप स्वामी को देखने दो कि हम क्या करने में सक्षम हैं। इन शब्दों के बोले जाने के बाद संरचना के तीसरे स्तर के साधक को राहत महसूस हुई तथा वह पुनः शांत हो गया। मेरे आदेश का पालन करो। मुख्य एल्फ ने अपने हाथ में झंडा उठाया और गर्व से कहा, इन गंदे समुद्री राक्षसों को हम गर्वित एल्फों की असली ताकत का पता चलने दो। अगले ही पल तीसरा स्वरूप भी बदल गया। चारों ओर से हो रहे हमले अब बारिश की बूंदों की तरह नहीं थे, बल्कि ऊर्जा के गोले में तब्दील हो गए थे। इसे पत्थर की तरह सीधा फेंका जा रहा था। विशाल गोले पकड़े हुए उन मानवरूपी राक्षसों को ऊर्जा गेंद से मारा गया और वे तुरंत पीछे की ओर उड़ गए। अगर वे नहीं मरते तो वे विकलांग हो जाते। इतना ही नहीं, उच्च ऊंचाई, समुद्र की सतह, गहरे समुद्र आदि को निशाना बनाने वाली विभिन्न रणनीतियां भी एक एक करके सामने आईं, जिससे सायरन की प्रगति फिर से कुछ समय के लिए दब गई। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सायरन के पास पहले से ही जवाबी उपाय थे और वे आगे बढ़ने के लिए लगातार अपनी रणनीति बदल रहे थे। हालांकि मुख्य एल्फ अच्छी स्थिति में था, फिर भी कुछ एल्फ उसके बदलावों के साथ तालमेल नहीं रख पाए और सायरन ने उन तक पहुंच बनाई। हमला शुरू करो। यद्यपि तीसरी संरचना ठोस थी, लेकिन सायरन के लगातार हमलों के कारण वह टूटने लगी। लेकिन साथ ही उन्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जलपरियों द्वारा निर्मित भूमि पहले से ही सैकड़ों फीट के दायरे में है, एक नई भूमि की तरह। जहां तक खून के समुद्र की बात है तो वह भी फैल रहा है। जानवरों की दहाड़ें, हमलों और बमबारी की आवाजें अंतहीन थीं। ये लड़ाई 3 दिनों तक चली।
सायरन की लाशें लिंगलू द्वीप से भी ऊंची हो गई हैं, जैसे एक मोटी दीवार ने लिंगलू द्वीप को अंदर से बंद कर दिया हो। तीसरी संरचना भी अस्थिर होने लगी और ऐसा लगने लगा कि वह किसी भी समय टूट जाएगी। सायरन ने फिर हमला करना बंद कर दिया, लेकिन सभी को समझ आ गया, जब सायरन दोबारा हमला करेगा तो वह पहले से भी अधिक क्रूर होगा। जल्द ही क्रैकन ने फिर से हमला किया। इस बार एक स्तर 6 राक्षस भी लड़ाई में शामिल हो गया। ये दृश्य देखकर फैंग चेन सीधा बैठ गया। वह जानता था कि अब कार्रवाई करने की उनकी बारी है। जैसी कि उम्मीद थी, बाटन की आवाज जल्द ही सभी के कानों तक पहुंची। साथी ताओवादी, कृपया तैयार हो जाएं। अब मेरी बारी है। हाँ, जब भीड़ द्वारा पूछा गया तो मध्य मंच पर बैठे सभी कल्पित बौनों ने उत्तर दिया। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। उसने नीचे देखा और चौथे समूह में कई झोउ युआन और जियानिटियन साधकों को देखा। इन लोगों को फैंग चेन द्वारा सायरन का विरोध करने का आदेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीसरे समूह के साधक पीछे हटने के बाद सीधे चौथे समूह में शामिल हो जाएंगे। धमाका। छठे स्तर के राक्षस के शामिल होने से प्रतिरोध की कुछ ही सांसों के बाद तीसरा गठन टूट गया। हालांकि ताओवादी योगिनी की कमान अच्छी थी। आखिरी हमला करने के बाद वह सभी को सुरक्षित रूप से चौथे गठन में वापस ले गया। लेकिन इस बार सायरन पहले से तैयार लग रहे थे और विस्फोट से बहुत अधिक सायरन नष्ट नहीं हुए। सायरन का हमला थोड़ा धीमा हुआ और फिर वह चौथे समूह की ओर बढ़ गया। फैंग चेन के चेहरे पर गंभीर भाव था, वह सीधे सामने देख रहा था। इस समय समुद्री राक्षस एक लहर की तरह उसकी ओर बढ़ा। भयानक गर्जना और गति ने लोगों को भयभीत कर दिया, लेकिन फैंग चेन शांत रहा। उसने झंडा हाथ में उठाया और लहराया। आक्रमण करना। धमाका। जैसे ही ध्वनि गिरी, संरचना अचानक चमक उठी। अनगिनत जादुई शक्तियां फूट पड़ी और जानवरों की लहर की ओर बढ़ गईं। सभी राक्षस जहां से भी गुजरे, मारे गए। एक भी जीवित नहीं बचा। लेकिन उनमें से एक समूह को मारने के बाद पीछे चल रहे बख्तरबंद सायरन का समूह प्रतिरोध करने के लिए आगे आया। उन्होंने अपनी लोहे जैसी कठोर पीठ दिखाए और सामने खड़े हो गए। पीछे वाला सायरन बस पीछे ही आ रहा है। उनमें से स्तर 6 राक्षस हैं जो हमला करते रहते हैं। गठन पर बमबारी। कुछ अत्यंत संवेदनशील सायरन भी लगातार जानवरों की लहरों के बीच से गुजर रहे हैं। तेजी से आक्रमण अवरोधक के पास पहुंच रहे हैं। उनके हर हमले से बैरियर को बहुत नुकसान पहुंचता। हालांकि क्योंकि लक्ष्य बहुत छोटा था, भले ही उनकी कमान मध्यम स्तर के योद्धाओं के हाथ में हो, फिर भी वे इन फुर्तीले समुद्री राक्षसों का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं कर सकते थे। बाटन काफी नाखुश दिख रहा था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सायरन की व्यवस्था इतनी अद्भुत होगी, जिसमें लगभग हर प्रकार के सायरन को उसकी पूर्ण क्षमता तक लाया जाएगा। उसकी मदद के बावजूद भी वह सभी दिशाओं का ध्यान नहीं रख सका। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि उनका चौथा स्तर का गठन लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। अचानक उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जो बहुत स्थिर था और जिस पर बहुत अधिक आक्रमण नहीं हुआ था। उसने देखा कि फैंग चेन व्यवस्थित तरीके से संरचना को नियंत्रित कर रहा था। विभिन्न प्रकार के हमले अलग अलग सायरन को निशाना बनाते हैं, और वे अत्यंत गुप्त और तेज स्तर 6 सायरन उसकी आंखों से बच नहीं सके। उसने जल्दी से उस पर ताला लगा दिया और प्रकाश की किरण से उसे मार डाला। फैंग चेन ने अपने बगल में मौजूद नेलीज को भी उन समुद्री राक्षसों को बहुत तेजी से भागने में आसानी से मारने में मदद की। ये दृश्य देखकर बाटन की सांस रुक गई। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग गठन को नियंत्रित कर सकते हैं, उनमें से फैंग चेन एकमात्र व्यक्ति है जो प्रश्न पूछने के क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में है। लेकिन बाकी सभी लोग घबराए हुए थे, जबकि फैंग चेन निश्चिंत था। न केवल उसने फैंग चेन को देखा, बल्कि द्वीप के मालिक डैनी और जैस्मीन ने भी उसे देखा। डैनी भी आश्चर्यचकित था। भले ही दूसरी पार्टी वास्तव में गठन के चौथे स्तर में प्रवेश करने के लिए फैंग चेन की तुलना में अधिक मजबूत थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत था। उसकी मानसिक शक्ति और दृष्टि दोनों ही दाव के मध्य चरण के लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थी। जैस्मिन ने डैनी को संदेश भेजा, ये लड़का कौन है? हमने ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? मैंने पैटन से सुना कि वह खुले समुद्र से वापस आ गया है। डैनी ने कहा, वह खुले समुद्र से वापस आया? यह आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग खुले समुद्र में जीवित रह सकते हैं वे साधारण नहीं हैं। जैस्मीन को अचानक एहसास हुआ और फिर उसने कहा, तो द्वीप के मालिक को उसे रखना चाहिए। लिंगलू द्वीप पर उसके साथ हम निश्चिंत हो सकते हैं। डैनी ने अविश्वास में सिर हिलाया।
वास्तव में इस लड़के में भविष्य की उपलब्धियों के लिए असीमित क्षमता है और इसमें ग्रैंडमास्टर बनने की बड़ी उम्मीद है। लिंगलू द्वीप पर रहना हमारे लिए नुकसान से ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन उससे पहले आइए उसकी सीमाओं का परीक्षण करें। फिर उन्होंने पैटन को एक संदेश भेजा। बार्टन चौंक गया, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। इसलिए उन्होंने फैंग चेन को एक ध्वनि संदेश भेजा और पूछा, साथी ताओवादी माँ अद्भुत है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप पूरे दक्षिण पूर्व दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य दिशाओं में साथी ताओवादी थोड़ा अभिभूत हैं। यदि संभव हो तो मैं आपको दक्षिण पूर्व दिशा में गठन का पूरा नियंत्रण लेने दूंगा ताकि मैं अन्य दिशाओं में साथी ताओवादियों की सहायता कर सकूं। बार्टन की आवाज सुनने के बाद फैंग चेन एक पल के लिए चुप हो गया और सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि इससे आपकी कुछ ताकत उजागर होगी, लेकिन इससे उसे बहुत लाभ भी होगा। यदि आप जानवरों की लहर का विरोध कर सकते हैं तो आप अधिक खेती के संसाधन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह अब उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिरकार उसे खुलने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी वे बहुत अधिक थे। फैंग चेन को सहमत देखकर पैटन ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और पूरी दक्षिण पूर्व दिशा उसे दे दी। फैंग चेन ने नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद सीधे आदेश दिया, साथी दाववादियों सुनो, मैं अब से सभी फुर्तीले राक्षसों से निपटूंगा। आपको बस जानवरों की लहर का विरोध करने की जरूरत है। दक्षिण पूर्व में कई मध्य अवस्था वाले कल्पित बौने ये सुनकर दंग रह गए। उनके चेहरे संदेह से भरे हुए थे। वे फुर्तीले सायरन से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने फैंग चेन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए फैंग चेन की ताकत के बारे में अभी भी कई संदेह हैं, लेकिन फैंग चेन को इसकी परवाह नहीं है कि वे उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। देवताओं और दानवों की आंखें खुल गईं, जिससे संपूर्ण दक्षिण पूर्व दिशा ढक गई। उसकी आंखों में सायरन की सारी हरकतें धीमी हो गईं और वह उनकी अगली चाल को पहले ही कैद कर सकता था। उन फुर्तीली जलपरियों की हर हरकत भी उसकी आंखों में थी। फैंग चेन ने 2 ध्वज उठाए और नरसंहार शुरू कर दिया। हजारों फुर्तीले सायरन विशाल ज्वार के बीच से गुजरे और अत्यंत तीव्र गति से संरचना पर हमला कर दिया। वे इतने तेज हैं कि सरली हमला उन्हें पकड़ ही नहीं सकता। जब तक वे एक संरचना स्थापित करते हैं वे उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक जलपरी जो चूहे जैसी दिखती थी लेकिन उसकी पीठ पर मछली के शल्क थे, राक्षसों के समूह के बीच कूद रही थी। अपनी चपलता के बल पर इसने पहले भी कई बार संरचना को नुकसान पहुंचाया है। प्रत्येक हमले के बाद ये बमबारी से बचने के लिए राक्षसों के समूह में जल्दी से वापस लौट आता था। अब वह पुनः उस संरचना के पास पहुंच रहा है और पुनः हमला करने वाला है। लेकिन जैसे ही वह आगे की ओर छलांग लगाकर संरचना के पास पहुंचने वाला था, प्रकाश की एक किरण को उसके अगले कदम का पता लग गया और वह सीधे उसकी ओर दौड़ी। सायरन को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। वह प्रकाश की किरण से भेदी गई। इतना ही नहीं, अन्य फुर्तीले सायरन भी ऐसे ही हैं। कुछ ही पलों में प्रकाश की किरण से सैकड़ों फुर्तीले समुद्री राक्षस मारे गए। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन था, और ये दृश्य हर कोई दंग रह गया।